आखिरी चरण का रण है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। सातवें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9, ओडिशा की 6 और चंडीगढ़ सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में यूपी की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी भी शामिल है, जहां से तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में है। 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो इन 57 सीटों में एनडीए को 32 और यूपीए को 9 सीट मिली थी, तो वहीं अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। लोकसभा चुनाव का ये रण अंतिम चरण की मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अजय धबले जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ खास चर्चा में। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि 57 सीट ये आखिरी चरण है, क्या कहेंगे? देखिए प्रचिता जी, 2019 का भी यदि हम चुनाव का आकलन कर ले तो भारतीय जनता पार्टी इन 57 सीटों पे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट पा चुकी है। रही बात इन 57 सीटों में, तो इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है जो वाराणसी आती है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर वाराणसी की जनता इस बार एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर प्रधानमंत्री जी को फिर से चुनने जा रही है। ये स्ट्रेटेजिकली ये सबसे अंतिम चरण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बंगाल में जिस प्रकार से कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का ऊपर गया है और जिस प्रकार बंगाल में ममता बनर्जी ने हताशा निराशा से ग्रसित होकर जो प्रधानमंत्री जी का ध्यान का कार्यक्रम था विवेकानंद केंद्र वाला, उस पर रोक लगाने की मांग की थी, ये अपने आप में विपक्ष की हताशा निराशा को प्रदर्शित कर रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो आप देखेंगे कल ही कांग्रेस का स्टेटमेंट आया कि वो आज जो एग्जिट पोल है और उसके बाद में जो डिबेट्स जनरली होते हैं उन डिबेट में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगी। तो जो विपक्ष बार बार ये दावा कर रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है और ये सारी बातें, वो तमाम बातें धाराशाही उनके अपने स्टेटमेंट से इटसेल्फ नलिफाई हो रही है कि आज वो डिबेट से भी भागना चाह रहे हैं, जिनको खुद के जीत पे भरोसा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास उठा के देख ले तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में भी होती थी तब हम कभी चर्चा से नहीं भागे। देश आपकी सारगर्भित और सार्थक चर्चाएं सुनना चाहता है कि एक राजनीतिक दल एग्जिट पोल के ऊपर क्या विषय रखता है या अन्य किसी विषयों पर उनकी क्या सोच है। लेकिन हमारा जो विपक्ष है उसकी मजबूरी देखिए कि आज इनको पता है कि 2 बार रोने से अच्छा है कि एक बार का रोना बचा लिया जाए। तो ये कुल मिलाकर ये चुनाव था जो जिस एंड में जाना था, फिर एक बार मोदी सरकार और की बार 400 पार, और भाजपा का जो नारा था कि एक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को जो जमीन पे उतारा गया था, उस गारंटी को कंप्लीट करते हुए कंक्लूड करते हुए केदार जी से भी प्रतिक्रिया ले रहे थे, मुस्कुरा रहे। केदार जी, आपको नहीं लगता कांग्रेस ने एक मौका दे दिया बीजेपी को एक बार फिर घेरने के लिए? बीजेपी को ये कोई मौका नहीं है, बीजेपी तो खुद अपने आप में घिरी हुई है। हमें हमारे हिसाब से डिसीजन लेना है, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी चलेंगे हम लोग। हमारी अपनी पार्टी, हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग डिसीजन मेकर है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे उससे हमें क्या मतलब है, और वो राय दे, उनकी राय अपने पास रखे। आजकल वो रायचंदी तो बने हुए हैं, है क्या उनके पास? गारंटी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए पूरे चुनाव में किस दिन इन्होंने मोदी गारंटी की बात की? पास्ट की बात कर रहे हैं। अरे फ्यूचर बताइए ना, जिस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बनारसी की बात कर रहे हैं, बनारसी में आज तापमान बहुत गर्म है, पूरे राज्यपालों को दर्शन के बहाने प्रचार करने बुला लिया, मोदी जी टेंशन में। अब ऐसे महान नेता जिनके नाम से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो एकांत में जाना चाहते हैं, जो मौन व्रत रखना चाहते हैं, जो एक तरीके से मेडिटेशन करना चाहते हैं, परंतु कैमरे पूरे रखने हैं, बिल्कुल लाइमलाइट में रह के। गजब के लोग हैं ये नेता, वाकई में अवतार पुरुष है भाजपा के, जो नाली से गैस बना देते हैं। ये तो भगवान, भाजपा के भगवान ही कर सकते हैं, बाकी तो किसी के बस में नहीं है। क्योंकि लोग तो देख रहे हैं, अच्छे लीडर होते, नेता होते, तो वो डॉलर का भाव 50 रुपए कर लेते, डीजल पेट्रोल का भाव 50 रुपए कर लेते, वो 250 लाख करोड़ का जो कर्जा हुआ वो रोक लेते, देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दीवार खड़ी हो गई है वो रोक लेते, किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको रोक लेते, महिलाओं पे अत्याचार पे तो बात करना मतलब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का पेरा बन गया है वो। आप स्कूलों की हालत देख लीजिए मैडम, अब तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2 की डिग्री मिल रही है। आप गलगोटिया का पढ़ लो और व्हाट्सएप का पढ़ लो और आ जाओ, तो मामला ठीक ठाक है।
तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुछ भी प्लान करे मैडम, हमें तो अपनी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उस पर ही भरोसा है। हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही उस पर भरोसा है। हम जमीनी देखी लोग हैं, जमीन पर रहने वाले लोग हैं, जनता की तकलीफ को जानते हैं और हम उनकी तकलीफ को देखकर हमने समाधान लेकर आए। हमने ये चुनाव बहुत सिंसियर तरीके से लड़ा है मैडम, बहुत सिंसियर तरीके से। आप हो सकता है ये अभी कैमरे के सामने भाजपा के मेरे भाई मना कर दे, परंतु ऑफ द कैमरा ये भी कहेंगे कि जो कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो लाई है वो किसानों पर हो, मजदूरों पर हो, आदिवासियों पर हो, महिलाओं पर हो, युवाओं पर हो, बहुत ही तार्किक, बहुत ही प्रैक्टिकल और देश को आगे बढ़ाने वाला। इनकी अभी तक मुझे मैं समझ, लेकिन ये बड़ी चुनौती नहीं है। अगर इन 57 सीटों की बात की जाए तो इनमें से 32 सीटें एनडीए को मिली थी 2019 के इलेक्शन में और यूपीए के खाते में 9 सीटें गई थी। इस बार उल्टा हो रहा है मैडम। अभी तो मैं कह रहा हूं ना, बनारसी में तापमान तेज है, वहां जो राज्यपाल जैसे लोग जिन्हें चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं बनाया जा सकता, उन्हें दर्शन कराने ले जा रहे हैं और वहां की खबरें आ रही है कि दर्शन के बहाने क्या क्या हो रहा है। देखिए, पैसा पुलिस और प्रशासन लगाकर पूरी ताकत एक कारपोरेट मैनेजमेंट के साथ में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही। देखिए, हमारा बेसिक सिद्धांत रहा है मैम, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये कहते हैं हम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बिजनेस की पॉलिटिक्स करती है। इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है और हमें लोगों की खुशहाली से मतलब, बस अंतर इतना सा है। अजय जी, केदार जी का कहना है कि बहुत सिंसियरिटी के साथ इस बार कांग्रेस ने या पूरे अलायंस ने ये चुनाव लड़ा है और वो उनका अपना डिसीजन है। अगर किसी भी तरह की वो उनकी आइडियोलॉजी है, आपकी राय आप देने की जरूरत नहीं है आपको। जी नहीं, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को तो कौन राय देगा? जिस दल का नेता खुद अपने कार्यकर्ताओं की राय नहीं मानता, उस दल को कौन राय देगा? रही दूसरी बात, इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है प्रचिता जी कि एक राज्य में तो साथ में चुनाव लड़ते, दूसरे में जाके एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते। तो निश्चित तौर पर देश की जनता ने ऐसा भी गठबंधन देखा है, जब दिल्ली में साथ में, पंजाब में विरोध में है, बंगाल में विरोध में है और पूरे देश में साथ में। ये जब आप आइडियोलॉजिकली किसी चीज पे एक नहीं होते और आप सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव हराने के लिए इकट्ठा होते हो, तो ये जो भानुमति का कुनबा है, इसका बिखराव देश की जनता को निश्चित तौर पे वैचारिक रूप से दिख जाता है। ये बात विकास की कर रहे थे, छोटे छोटे पैमानों पे अगर हम देखें तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन संभाला था। इस देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, आज बढ़कर 660 है। इस देश में एम्स की संख्या 7 हुआ करती थी, आज 22 है। इस देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, आज 148 है। इस देश में नेशनल हाईवे 90,000 किलोमीटर के हुआ करते थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे। ग्रामीण रोड की संख्या अगर 3.5 लाख किलोमीटर की थी तो आज 8 लाख के करीब है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 20,000 किलोमीटर का था, आज 60,000 से अधिक है। और ये सब एक अकेले प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश की जनता का सहयोग लेके किया। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, वो नारा जमीन पे उतारा है। लेकिन ये आरोप सीधा कि पूरे चुनाव में आपने कोई मोदी की गारंटी की बात नहीं की है, सिर्फ भ्रमित करने का काम किया है। मुझे लगता है एक मुद्दे को लेकर एजेंडा फिक्स किया गया है, जो 400 पार का आपने नारा दिया था, बस यही कांग्रेस की दिक्कत है। अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी एक रैली को, प्रधानमंत्री जी के एक सभा को सुनते तो 50 मिनट का लगभग प्रधानमंत्री जी संबोधन देते। हमारे सारे राष्ट्रीय नेता लगभग 40-50 मिनट की बात करते, 40-50 मिनट में वो लगभग 30 से 35 मिनट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ये देश क्या था, 50 वर्षों में इस देश में क्या नहीं हुआ, इस देश में 50 वर्षों के शासनकाल के बाद में क्या क्या बनाने की आवश्यकता पड़ी, ये सब प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ऐसे अनेकों परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने गिनाया जिनका शिलान्यास हमने किया, जिनका लोकार्पण हमारी सरकार ने किया। ऐसी तो कई परियोजनाएं जिनका शिलान्यास यूपीए के शासनकाल में या उसके पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, लेकिन शिलान्यास के साथ साथ काम खत्म नहीं होता। कार्यक्रमों को क्रियान्वयन की दिशा में ले जाने का काम और सार्थक काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह आज देश के सामने है। अटल सेतु का उदाहरण आपको देना चाहूंगा प्रचिता जी। 1967 में जो चीज कॉन्सेप्चुअलाइज होती है वो 2023 में आके कंप्लीट हो रही है। तो ये तो कांग्रेस का विकास है। मुझे लगता है इस देश ने गरीबी का वो भी दौर देखा है जब आपको आजादी के 50 वर्षों या 60 वर्षों 70 वर्ष में आपके देश में 50 करोड़ से अधिक खाते खुलवाने की, बैंक खाते, बैंकिंग नेटवर्क पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी है। तो मुझे लगता है देश की जनता समझदार है, वो निश्चित तौर पर नामदारों के ऊपर कामदारों को तरजीह देती। देखिए, ये तो अच्छी बातें कर रहे हैं। इनने तो अटल जी को भी अभी घेरे में ले लिया है, अटल जी का कार्यकाल भी इनने घेरे में ले लिया है। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। मतलब अटल जी ने भी इनके हिसाब से काम नहीं किया।
मैं कह रहा हूं ना, भगवान जी एक ही है भारतीय जनता पार्टी में। बातें मतलब जनता यही तो आश्चर्य कर रही है, जनता को यही तो मजा आ रहा है। एक तरफ कहते हैं एनडीए, पहले मोदी जी के नाम पे चुनाव शुरू हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, फिर एनडीए आई। जैसे जैसे इनका माहौल बनता बिगड़ता दिखता है, इनकी विचारधारा पूरी ढुलमुल है। आप पूरे भारत में इनके चुनाव देख लीजिए, जो सांसद थे वो मोदी जी का मुखौटा पहन के, जो आता ना 5 रुपए वाला, वो लगा के चुनाव लड़े। मोदी जी भी अपने आप में कमजोर नहीं थे, नीचे वाले कर रहे हैं तो फिर नेताजी तो फिर करना ही है। और उन्होंने भगवान राम का मुखौटा पहन लिया। अब ये बताओ, भगवान राम से कौन लड़ेगा? राम जी को सामने लिया है, ये कहते हैं हाँ राम को लाएंगे। अरे राम को आपने राजनीति में लिया है, राम भगवान तो यहाँ कभी के आए हुए थे, बहुत पहले से। समय नहीं पता है किसी को कब से आते हैं देश के, पर इन्होंने राजनीति में उनको लाके तो बूथ स्तर पर उनके होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए। इनके नेता बड़े अच्छे हैं, कहते हैं हम गांधी जी की पिक्चर आई तब जाके उनको पूरे विश्व ने जाना। ये देश की जनता ये समझ रही। ये कह रहे विकास की बात ना, वो आंग जो 3 इडियट फिल्म के सोनम वांगचुक बड़े फेमस ब्रांड है जी, वो पिक्चर मैंने भी 2 बार देखी है, एक बार आपने भी देखी है सबने। वो आंदोलन धरना कर रहे हैं, उनको गलत मत ठहराना है, पूरी जनता रोड पे आ जाएगी। वो बता रहे हैं 4 लाख पढ़े लिखे हैं, बताते हैं। वो उन्होंने पानी आने से भी लाइट वाइट जला दिया था अपनी कॉलेज में, ऐसा मैंने उनकी टीवी में देखा था। वो अभी आंदोलन कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बड़े साइंटिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि 4 लाख स्क्वायर मीटर लद्दाख में चली गई है। फिर इनके एक मणिपुर में मुख्यमंत्री हैं, मानते तो सवाल में कि तमाम मुद्दे कितना मजबूती के साथ विपक्ष या कांग्रेस जनता के बीच ले जा पाए है। मैं पूरी बात कर लूं जी। वो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं की दल कैसे पता कर लें कि क्या है इनका सिस्टम। 922 गांव की बता रहे हैं वो। बांग्लादेश से आधी हमारी जो पर कैपिटा, उनसे बांग्लादेश से हम पिछड़ गए हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? और ये विकास की बात कर रहे हैं, वो लोकार्पण की बात कर रहे हैं, शिलान्यास की बात कर रहे हैं। अरे सर, हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिए थे। तबले जी क्या कहेंगे आप? तमाम बातें केदार जी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर आपने इस पूरे चुनाव में चर्चा नहीं की, उन मुद्दों को वो जनता के बीच में लेकर गए, उसका जवाब जनता इस चुनाव में देने वाली। देखिए प्रचिता जी, अब बहुत देर समय बचा नहीं है। 4 जून को मुझे लगता है 3 दिनों में आज हमारे सामने देश की जनता का जो जनादेश है और जनाकांक्षाओं की सम्मान करने वाली सरकार के प्रति जो स्नेह है वो हमको दिखाएगा। तो इसलिए आज बड़ी बड़ी बातें करके कि हम जनता के समक्ष ये लिखेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यही सब बातें मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष लेके गए थे। हमने देखा कि एक तरफ 163 सीटें हैं, दूसरी तरफ 65 सीटों के लिए भी लाले जिनके पड़ गए, जिनके 130 सीटें आने वाली थी। तो मुझे लगता है देश की जनता आज भोली भाली नहीं, देश की जनता समझदार हो गई है। निश्चित तौर पे वो विकास को चुनती है, जनाकांक्षाओं के सम्मान करने वाली, गरीब कल्याण वाली सरकार को चुनती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत के साथ साथ हम भारतवासियों का भी जो मान सम्मान बढ़ा है, 16 राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से जिस प्रधानमंत्री जी को गौरवान्वित किया है, उस देश का अपने आप में आज विश्व में डंका बज रहा है। और उसी को देश की जनता मानकर आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति हुई है कि अब तो ये एक बार की चर्चा से ही भाग रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस ने हताशा निराशा से ग्रसित हो गई। जिसने अपनी लीडरशिप पे काम नहीं किया वो हमारे नेतृत्व पे प्रश्न उठाती है। जाके हमारे नेता बूथ से काम करते हैं, आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक के पहुंचे हैं। यहाँ तो सिर्फ एक परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, वो पार्टी का मुखिया होता है, वो सरकार का मुखिया होता है। ये बहुत सारे विषय हैं जो देश की जनता को एक नामदारों, मैंने जैसे कि पहले कहा कि एक कामदारों में और नामदारों में जब फर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे जिन लोगों ने अपनी कार्य क्षमता की वजह से, अपनी कार्य कुशलता की वजह से देश की जनता के बीच में स्थान बनाया, उन्हें वापस देश की जनता चुनकर लाने का। केदार जी देखिए, इन्होंने अभी अच्छी बात कही, जैसे ही आपने इनसे बात मुद्दों की बात कही, तो इनने कहा कि अरे अभी क्या है, 2 दिन बाद तो सब रिजल्ट ही आने वाला है, अभी बात करने का क्या उचित है। अरे भाई साहब, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि एग्जिट पोल पे बात करने का क्या मतलब है। 2 दिन बाद आपको नहीं, हम चुनाव पे बात, हम 4 जून को बात करेंगे, 4 जून को किसी एक डिबेट में मतलब आप देखिए, खुद पे बात आए तो आंसर ए, दूसरे पे आंसर बी। अरे ये आपके व्यापम घोटाले में चलता है, लेकिन ये आपके नर्सिंग घोटाले में चलता है। 23 में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिन राज्यों में उनके परिणाम के अब वो हवाला दे रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे तो तब भी उठाए थे आपने, तब भी बात की थी, कितनी सीटें आएंगी, ये होगा, जनता सब देख रही है, फिर परिणाम इतने उलट क्यों आए?
वो अभी जनता अभी ये अगली बार यही कहेंगे कि इनको भी जनता ने इसी तरीके से दिखा दिया है। अभी ऐसे के ऐसे इनके साथ परिणाम उल्टे होने वाले हैं, इस बार हमारे पक्ष में आने वाले हैं। देखिए ये मुद्दा जो था, देखिए राज्य में अलग सिचुएशन बन गई थी, उसके कई कारण थे। इस बार जो हमने चुनाव लड़ा है बहन, वो बहुत स्पष्ट था। पहले हमने लोकल प्रत्याशियों पर लड़ा, बिल्कुल ग्रास रूट पर। दूसरा हमने ग्रास रूट के मुद्दों पर लड़ा। तीसरा हमारी कैंपेन जनता देख रही थी, एक लोकतांत्रिक थी, कोई खरीद फरोख्त वाली नहीं थी, पैसे वाली नहीं थी। ये वो फोटो कैमरा और वो क्या बोलते हैं ना, मैनेजमेंट की कंपनियां लेके आते हैं आजकल बड़े बड़े ये लोग, वो हमारा कुछ नहीं था। हमारा बिल्कुल साधारण चुनाव था। हमने कहा जी आप वोट करेंगे, आपके मुद्दों पर हम लोग समाधान लेके आएंगे, ये खर्चा करेंगे, व्यापार करेंगे और फिर आप ही की योजना से पैसे कमाएंगे। अब जनता को समझ में आ गया। पिछली बार जिनको एमपी बनाया था वो 5 साल तक आप पर लगाया गया कि कांग्रेस से कोई लड़ने को तैयार नहीं हो, यहाँ तक कि ये भी कि पूरी 29 सीटों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा, तो देश की बात तो छोड़ दे जी। चुनाव अब इनको क्या मालूम है कि लड़ने, अगर हमारे यहाँ लड़ने वाले नहीं थे, नेता नहीं थे, तो ये वो इनसे पूछना वो हवाई जहाज का पेट्रोल कितने रुपए में आता है, डिस्काउंट पे आता है क्या मोदी जी को? अच्छा सरकारी खजाने से आया क्या? अरे दिन भर मध्य प्रदेश में कभी जेपी नड्डा, कभी अमित शाह, कभी राजनाथ सिंह, कभी मोदी जी, वो यहाँ आके इंदौर में कहते हैं कांग्रेस को हल्के में मत लेना, कोई वहां बोल रहे हैं अमित शाह इनको टारगेट दे रहे हैं। अरे भाई अगर हम कमजोर थे तो यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? सीधा मतलब है बहन, हम लोग सीरियस थे, बहुत मजबूत थे। चलिए धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए इसका। इस बार थोड़ा सा भी चूके तो धोबी पछाड़ लगना तय है और वो जनता ने लगा जी। प्रचिता जी निश्चित तौर पे कांग्रेस सीरियस थी। वो खटाखट टकाटक और ठकाठक क्या चल रहा था उसमें सीरियस थी। कांग्रेस देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है, लेकिन वास्तविकता की राजनीति से कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। आपको ये इनकी बातों से पता चल जाएगा। इनको मुद्दों की राजनीति करनी ही नहीं। जब अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में मेजोरिटीज्म को जो बहुसंख्यकवाद है उसके विरोध की बात कर रहे हैं, इस देश में श्री रामलला का भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया, सनातन के विरोध में जब इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर स्टेटमेंट दे रहे थे तब ये खड़े नहीं हुए, और आज बात कर रहे कि राम इनका कॉपीराइट नहीं है। भगवान श्री रामलला इस देश के अस्तित्व का विषय था। हम लोगों ने थोड़ी आपको रोका था, आपको जाना था, निमंत्रण स्वीकार करना था। उसके पश्चात भी अब पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, आपने जाके आपकी जो भक्ति थी वो प्रदर्शित कर देनी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस राम मंदिर का कभी ना हवाला देकर वोट मांगा है। देश की जनता को पता है कि धर्म के साथ में, सनातन संस्कृति के साथ में, देश की सांस्कृतिक विरासतों के साथ में जो दल खड़ा है उसको देश की जनता चुन रही है। और आप किसके साथ में खड़े वो हमने भी देखा है। जब सरकारी खर्चों पे रोजा इफ्तार होता था तब तो धर्म की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन जब सरकार पूरी की पूरी सरकारें श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जा रही है, वहां जाके अपना दिव्य दर्शन कर रही है, तब आपको धर्म के, ये जब दोगली राजनीति होती है ना देश में, तब देश की जनता समझदारी के साथ में वोट करती है। जब मदरसों को सरकारी फंडिंग के मदरसे चलते थे, वहां किस प्रकार किस धर्म का पीचमेंट होता था, किस धर्म के बारे में बताया जाता था और क्या क्या पढ़ाया जाता था, उस पर कभी देश में तुष्टीकरण की राजनीति पे बात नहीं होने दी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की सनातन संस्कृति के गौरव की बात करती है, जिन लोगों ने HIV एड्स डेंगू कहा हमारे सनातन धर्म को, उसके विरोध की बात करते, तब इन्हें हिंदू मुस्लिम और बाकी धर्म दिख जाते हैं। देखिए सिलेक्टिव राजनीति का दौर चला गया है प्रचिता जी। आज देश उन लोगों के साथ में खड़ी है जो अपनी बातें, अपनी मान्यताएं, अपने सांस्कृतिक विरासतों के साथ में सम्मान के साथ में खड़े, उनको ही देश की जनता चुनेगी। केदार जी, पूरे लोकसभा चुनाव राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी में उठा, एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन ये देखा गया कि किसकी गांठ नहीं ढूंढ पाया अलायंस। मैडम हम लोग राजनीति कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं? ये लोकतांत्रिक चुनाव है ना, तो इसमें धर्म में तो लाना ही नहीं चाहिए। अभी ये खुद ही बोल रहे थे कि हमने लड़ा नहीं है क्योंकि जनता के सामने कहना पड़ेगा पूरे विश्व में, जबकि इन लोगों ने राजनीति का पूरा धार्मिकरण कर दिया। अच्छा राजनीति में वोट राम से चाहिए, परंतु रविशंकर जो इनके प्रसाद है 2022 में कहते हैं राम से तू काल्पनिक है। अरे वाह भाई, बड़े जबरदस्त हो। अयोध्या अधिनियम आता है उसकी खिलाफत करते हैं और बात यहाँ पर बड़ी बड़ी करते हैं। धर्म की बात करते हैं, चारों शंकराचार्य जी को अलग कर देते हैं। अभी रुक जाओ थोड़ा दिन, अभी मोहन भागवत जी को भी अलग कर देंगे मोदी जी, रुक तो जाओ। वो उन्होंने कह दिया भाजपा को RSS की जरूरत नहीं है, अभी थोड़े दिन की बात है, फिर वो मोहन भागवत जी को भी अलग कर देंगे। तो अभी तो वो दोनों ही चल रहे हैं। देखिए इन्होंने एक बात कही थी बहन
हमारी राजनीतिक अप्रासंगिक है। बिल्कुल है, बिल्कुल इनके हिसाब से अप्रासंगिक है। हम पैसों से खरीदते नहीं है। हम राजनीति में ईडी सीबीआई न जाने कौन कौन है उसको लाते नहीं, अप्रासंगिक है। हम लोग धर्म को लाते नहीं, अप्रासंगिक है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम मुद्दों की बात करते हैं। इधर ये एक वर्ग नाम लो ना, खुल के आप मुसलमानों के खिलाफ हो, और आपके मोदी जी उधर कहते हैं मैं मुसलमानों के पक्ष में हूं। आप उनको उनकी यात्राएं करवा रहे हो, आप उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा पैसा दे रहे हो, उनको घर दे रहे हो, नल दे रहे हो, गैस की टंकी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, और दूसरी तरफ हिंदुओं की आंख में धूल झोंक के उनका वोट एकत्रीकरण का काम कर रहे हो। अरे ये देश की जनता जान रही है। आप उनको एक तरफ डराने की बात करते हो, दूसरी तरफ धमकाने की बात करते हो, और तीसरी तरफ जो है उनके 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 उत्थान की भी बात करते हो। ये जो दोहरा चेहरा है, लेकिन ये तो आपके संगठन में खामी वो बताते हैं कि आपके संगठन में इतनी मजबूती नहीं है कि लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं या आपका साथ छोड़ रहे हैं। इतने पुराने लोग जो देखा हमने मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मैडम इनके लोगों ने भी तो छोड़ा, इनके तो गठबंधन छोड़ गए। अरे शिवसेना कौन था? इन्हीं का ही था ना। शिवसेना तो इनका एक अभिन्न। अकाली दल उधर पंजाब में कौन था? वो क्यों छोड़ गया? यूपी में, वेस्ट बंगाल में, साउथ में, ये सब लोग इनसे भागे क्यों हैं? इनसे पूछिए। अरे इनके 3 तो सिटिंग एमपी भाग गए इस बार चुनाव में। इनके लोग तो अभी 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 और थोड़ा दिन रिजल्ट आ जाने दीजिए बहन। जब विधानसभा का चुनाव था तो हमने परमानेंट डोम लगाया था, डोम बनाया था। इनके यहाँ तो वो भी व्यवस्था नहीं थी। हमने डोम लगाया था, 25,000 लोग आए, रोज लस्सी पिलाते थे, हम चाय पिलाते थे। भाजपा से बड़े नाराज होकर आते थे, अब वही लोग वापस चले गए खुश होते। तो वो ऐसा ये दौर चलता रहता है, परंतु हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जनता हमारे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सारे मुगालते आखिरी प्रतिक्रिया, समय की कमी, जल्दी से अवसर दे देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस इसके बाद तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का लोवेस्ट टॉली रहने वाला इनका इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कांग्रेस इस बार लोवेस्ट टॉली अचीव करेगी। और इनके जैसे प्रवक्ताओं की वजह से, देखिए धरातल की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की राजनीति की बात नहीं करते, हवाई बातें कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोसने से आप देश की मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रयत्नों की, परिश्रम की पराकाष्ठा को भी प्राप्त करना पड़ेगा। आपको हमारे कार्यकर्ताओं जल्दी से हम लोग जब डिफीट होती है, हम लोग जब हार जाते हैं, हम वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। अब तो आखिरी चरण है, अब तो रन खत्म होने वाला है, अब तो सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।